नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश। बुलेटिन के अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नेपाल में आई भीषण बाढ़ से, जहां बाढ़ की वजह से यहां 22 लोगों की जान चली गई और 105 भारतीय लापता हो गए। नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है और बिहार सरकार ने सीमावर्ती जिलों पर हाई अलर्ट जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल से सामने आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कुछ ही पलों में आया ऐसा भयावह सैलाब कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। चारों तरफ पानी का प्रलय, बहते वाहन, डूबते घर और जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते लोग। तिब्बत की ओर से आए तेज पानी के बाद भोटेकोशी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और देखते ही देखते टिमोरे बाजार और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया, जिससे कई घर, वाहन और दूसरी संपत्तियां प्रभावित हुई। सड़क और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचाए। सैकड़ों लोगों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जारी। नेपाल में आई बाढ़ के बाद 384 पर्यटकों के लापता होने की खबर है। इनमें 291 विदेशी पर्यटक और 105 भारतीय नागरिक शामिल है। ये लोग नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे। अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है। भारतीय नागरिकों की मदद के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन नंबर भी जारी किया है। प्रभावित लोग 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 पर संपर्क कर सकते हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1234 और हॉटलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किया है। नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुश्किल समय में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा ही कहा है। वहीं नेपाल में बाढ़ की वजह से बिहार में हाई अलर्ट जारी हुआ है। बगहा में गंडक नदी पर इसका असर देखने को मिला है। नदी के पानी में तेज लहरें उठने लगी हैं। कुछ ही घंटों में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की भी आशंका जताई जा रही। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार के 6 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। एहतियात के तौर पर बिहार के पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। प्रशासन की ओर से गंडक बराज की सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं और नेपाल बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड में रहने और स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम से फोन पर बात भी की। गृह मंत्री ने संभावित संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ को भी तैनात किया जा रहा है। नेपाल में बड़े हालात के बाद केंद्र और बिहार सरकार दोनों स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार प्रशासन गंडक समेत दूसरी नदियां, तटबंधों और संवेदनशील इलाकों की निगरानी कर रहा है। जरूरत पड़ने पर प्रशासन की ओर से आगे के कदम भी उठाए जाएंगे। नेपाल में बाढ़ से तबाही के बीच यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया। यूपी के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ को लेकर निर्देश जारी किए। देखिए रिपोर्ट। लाइभ यो चाहिँ है गाइस, यस्तो लाइभ छ। ओहो, पूरा ड्याम फुटेर आयो। नेपाल में आई बाढ़ के विकराल रूप की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर कितना भयावह है। सोशल मीडिया पर ऐसी दिल दहला देने वाली तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, जिनमें बहुमंजिला इमारतें, गाड़ियां और बड़े बड़े लोहे के पुल ताश के पत्तों की तरह चंद सेकंड में धाराशायी होकर पानी में विलीन होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ ही यूपी की योगी सरकार भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। नेपाल की भयानक बाढ़ को लेकर यूपी में अलर्ट। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने भीषण बाढ़ से हुई क्षति को चिंताजनक बताया है। नेपाल में बाढ़ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक और नारायणी नदियों का जल स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी हुआ है। सीएम योगी ने स्थानीय प्रशासन को पूर्ण सतर्कता बरतने, लगातार निगरानी रखने और समय से आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी के निर्देशों के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। कुशीनगर में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तो वहीं महाराजगंज में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने नेपाल सीमा से आ रही नदियों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए जाने के बाद निचलौल तहसील के सोगी बरवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत शिकारपुर और भोथा में पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मुनादी कर ग्रामीणों को बाढ़ के खतरे से निपटने और
अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे जो है एक ग्लेशियर लेक के फटने से जो है कुछ पानी का बहाव तेज हुआ है और पानी के बहाव तेज होने की वजह से ये संभावना व्यक्त की गई थी कि अगले कुछ घंटे में 15 घंटों के बाद में कुछ पानी जो है एक्स्ट्रा पानी हमारे जनपद में नदी में आ सकता है। तो नारायणी नदी और वहाँ पर एक त्रिशूली नदी जो है वो इसके लिए प्रभावित हो रही है। तो हम लोग लगातार टच में हैं। जो वाल्मीकि बैराज है वर्तमान में वहाँ पे स्थिति जो है कंट्रोल में है और आज की डेट में वर्तमान में हमारे पास लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी जो है 1,10,000 क्यूसेक पानी के आसपास यहाँ पे अभी है। और पिछली बार जब बाढ़ आई थी 5,62,000 क्यूसेक पानी जब छोड़ा गया था तब यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी थी। तो अभी जो हमको जानकारी मिल रही है कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। एहतियातन के तौर पर हमारी सारी तैयारियां हम लोग अलर्ट मोड में आ गए हैं। जो हमारा वाल्मीकि बैराज है अभी वर्तमान लेवल पे हमारा डेंजर लेवल से 3 मीटर नीचे है, अभी चल रहा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 8 से 10 घंटों में वाल्मीकि बैराज देवघाट होते हुए वाल्मीकि बैराज का जलस्तर बढ़ेगा। ऐसे में हमारे खास तौर पर नारायणी छतौनी बंधा जो है हमारा, वहाँ पे सोगी वरवा समेत 3 ग्राम पंचायतें हैं जो इससे प्रभावित हो सकती हैं। उन सभी 3 ग्राम पंचायतों में और लगभग हमारे 8 रेवेन्यू विलेजेस आते हैं और लगभग 15,000 से अधिक की हमारी जनसंख्या है। उन सबको वहाँ पे हमने सूचित कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। हमारी SDRF और PAC की टीम वहाँ पहुँच गई है। हमारे SDM, तहसीलदार, सभी हमारे जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, सब लोग वहाँ पे अलर्ट मोड में। महाराजगंज और कुशीनगर के जिलाधिकारी के मुताबिक दोनों जनपदों में हालात फिलहाल सामान्य बने हुए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नागरिकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि बाढ़ का खतरा बना हुआ है इसलिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और साथ ही खतरे की आशंका को देखते हुए दोनों ही जनपदों में NDRF, SDRF समेत संबंधित विभागों को तैनात किया गया है। अब खबर सेना के शौर्य और गौरव यात्रा में शामिल हुए एक और परीक्षण की। लद्दाख में 22,000 फीट से DRDO के स्वदेशी पैराशूट सिस्टम का -15 डिग्री तापमान में सफल परीक्षण किया गया। देखिए रिपोर्ट। -15 डिग्री तापमान, 22,000 फीट की ऊंचाई और दुनिया के सबसे ऊंचे टॉप जोन में से एक न्यूमा मुंद में बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में DRDO के स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। टेस्ट जंपर्स ने 22,000 फीट से छलांग लगाई और 20,000 फीट पर पैराशूट खोलने के बाद 13,700 फीट पर स्वदेशी पैराशूट के साथ सुरक्षित लैंडिंग की। आखिर इस स्वदेशी सिस्टम में क्या खास है और परीक्षण कैसा रहा, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। लद्दाख के न्यूमा मुद ड्रॉप जोन में परीक्षण किया गया है। न्यूमा मुद दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। आगरा स्थित DRDO की ADRDE लैब ने सिस्टम विकसित किया है। ADRDE और डिबेल ने मिलकर इसे तैयार किया है। टेस्ट जंपर्स ने 22,000 फीट से छलांग लगाई। उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। पैराशूट को 20,000 फीट की ऊंचाई पर खोला गया, जिसके बाद 13,700 फीट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई। जंपर्स में विंग कमांडर राहुल झा, RJ सिंह और विवेक तिवारी शामिल थे। जंपर्स ने स्वदेशी पैराशूट के साथ अन्य सिस्टम भी इस्तेमाल किए, जिसमें पैरा कंप्यूटर, ऑक्सीजन सिस्टम और जंप सूट शामिल है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में 32,000 फीट से टेस्ट हुआ था। 22,000 फीट की ऊंचाई और -15 डिग्री तापमान में हुआ ये सफल परीक्षण भारत की स्वदेशी सैन्य तकनीक के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। इससे मुश्किल और दुर्गम इलाकों में सैनिकों की हवाई तैनाती की क्षमता को मजबूती मिल सकती है और खास तौर पर ऊंचाई वाले सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को भी नया बल मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। अब रोडवेज बसों में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त सफर मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के सफर का तोहफा देने के जिस बड़े फैसले पर कैबिनेट की मंजूरी की मुहर लगी थी, बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी दिखाते हुए वो खास योजना हकीकत की जमीन पर भी उतर पड़ी। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये 2 प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले आधी आबादी को बड़ी सौगात देते हुए लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने महिलाओं को योजना के स्मार्ट कार्ड बांटने के साथ उन्हें साड़ी और मिठाई के साथ एक बैग भी दिया। साथ ही सरकार की योजनाओं के जरिए यूपी में महिलाओं की बदलती हुई तस्वीर का भी जिक्र किया। आधी आबादी को न सुरक्षा थी, न सम्मान था, न स्वावलंबन था। तो यूपी उस दौर को जब याद करता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। कहीं दंगे, कहीं कर्फ्यू, कहीं असुरक्षा, कहीं उपद्रव। अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए योगी सरकार ने 60 साल की उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कराने का जो संकल्प लिया है, उससे हर महीने करीब 22.50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगली खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली कैंसर दवा रैकेट का भंडाफोड़ किया है। रैकेट की मदद से दवाओं को बिना ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI की मंजूरी के अवैध तरीके से भारत लाया जा रहा था। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को नकली और अवैध दवाओं से बचाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने दिल्ली NCR में नकली, मिलावटी और प्रतिबंधित जीवन रक्षक दवाओं के बड़े अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि इन दवाओं को बिना ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI की मंजूरी के अवैध तरीके से भारत लाया जा रहा था। इसके बाद नामी विदेशी कंपनियों के फर्जी लेबल लगाकर इन दवाओं को ऊंची कीमतों पर बाजार में बेचा जाया करता था। इस मामले में पुलिस ने फरीदाबाद के रहने वाले 39 वर्षीय डॉक्टर मनीष शर्मा को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर मनीष मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं और पिछले कुछ समय से फरीदाबाद में रह रहे थे। आखिर किस तरह से किया जा रहा है कैंसर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, आइए जानते हैं। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी ने रूस में MBBS की पढ़ाई की थी और साल 2014 में भारत लौट आया था। भारत लौटने के बाद उसने फरीदाबाद में अस्पताल शुरू किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एंटी कैंसर दवाओं में भारी मुनाफे को देखते हुए नकली और अवैध एंटी कैंसर दवाओं की बिक्री करने लगा। वे मार्ट के जरिए संपर्क करने वाले ग्राहकों को दवाओं की सप्लाई किया करता था। आरोपी के कब्जे से ICLU-SIG के 4 पैकेट भी बरामद किए गए हैं। इसी के साथ ही ह्यूमन एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन 20% की 4 शीशियां भी बरामद हुई हैं। इसके साथ ही जेंसिन बायोटेक की डाजलेक्स की 2 बॉक्स भी जब्त किए गए हैं। जांच में सामने आया कि जब्त की गई दवाएं मुख्य रूप से जापान और अमेरिका की कंपनियां की थी, जिन्हें तुर्की में बनाकर अवैध रास्तों से भारत में अवैध रूप से तस्करी की जा रही थी। इनमें कुछ दवाएं DCGI द्वारा भारत में बिक्री के लिए स्वीकृत भी नहीं थी। आरोपी असली दवाओं के नाम पर इन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर मोटी कमाई कर रहा था। बता दें कि पिछले हफ्ते भी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंसर की नकली दवाओं के इंटरस्टेट सिंडिकेट का पर्दाफाश किया था। गिरफ्तार किए गए 17 आरोपियों के कब्जे और ठिकानों से एंटी कैंसर दवाओं की भरी हुई 588 शीशियां बरामद हुई थी। बरामद दवाओं और अन्य सामान की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए आंकी गई थी।
उत्तर प्रदेश में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा वाली लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की घोषणा की, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महिलाओं के कल्याण के लिए कई चुनावी वादे किए। अखिलेश यादव ने यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देने और इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को लैपटॉप देने और स्कूल छात्राओं को साइकिल देने का वादा किया। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी। ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। अब देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2027 चुनाव से पहले महिलाओं को साधने के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना समेत तमाम बड़े ऐलान किए, तो बीजेपी ने तुरंत सपा को घेरते हुए 2017 से पहले उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ किए जाने के आरोप जड़ दिए। देखिए रिपोर्ट। जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनको योजनाएं नहीं आ जाती है, तब तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करते हैं। और याद होगा जब इनकी सरकार थी तब कहते थे इनकी हो या कांग्रेस की हो, और पहला अधिकार इसका बोलते थे एक वर्ग विशेष का। महिला सब जानती हैं, वो जानती हैं कि कौन उनके देशी हैं कौन नहीं है। अगर यही सपा के नेता अखिलेश यादव, इसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपने महिलाओं के लिए इतना ही किया था कार्य, तो आप क्यों नहीं सरकार में दोबारा वापस लौटे? आपने महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया। जो अपने मान सम्मान को नहीं बचा सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश के बहनों और माताओं और बेटियों के मान सम्मान की रक्षा क्या कर पाएंगे? आज अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों से अगर क्षमा मांगा होता कि उनके कुशासन में जो इस तरह से महिला उत्पीड़न का काम हुआ था, बहन बेटियां स्कूल जाने से डरती थी। देख सपाई बिटिया घबराई, समाजवादी पार्टी के लाल टोपी यानी खतरे का निशान। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं पर कितने अत्याचार बढ़ जाते हैं। और समाजवादी पार्टी तो सिद्धांतता मानती है ना, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। पिछले 9 वर्षों से जब आप सरकार में नहीं हैं तो आपको महिलाओं की चिंता सताने लगी है, जबकि सपा सरकार में महिलाओं की असुरक्षा तो थी ही, साथ में उनके लिए उनके विकास के लिए कोई जमीनी योजना नहीं थी। देश प्रदेश में अगली खबर राजनीतिक गलियारों से। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब क्यों मांगा गया है, रिपोर्ट में देखिए। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। लोकसभा सचिवालय ने सभी 20 सांसदों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। यानी अब इन सांसदों को अपनी स्थिति लोकसभा सचिवालय के सामने स्पष्ट करनी होगी। दरअसल टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इन सांसदों के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की मांग की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और कोर्ट की सुनवाई के बाद अब लोकसभा सचिवालय ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये 20 सांसद कौन है? टीएमसी में इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग क्यों उठी है और दल बदल कानून के तहत इन पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, आइए जानते हैं। काकोली घोष तहसीलदार सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, प्रसन्न बनर्जी और रचना बनर्जी, जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, दीपक देव अधिकारी और सायोनी घोष, मोहम्मद अबू ताहिर खान, कालीपद सारिन खीरवार, असित कुमार माल और जून मालिया, मिताली बाग, खलीलुर रहमान, माला रॉय, शर्मिला सरकार और यूसुफ पठान। इन 20 सांसदों में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, रचना बनर्जी, जून मालिया और सायोनी घोष जैसे चर्चित नाम भी शामिल हैं। टीएमसी का आरोप है कि इन सांसदों ने पार्टी से अलग होकर एनसीपीआई का दामन थामा और लोकसभा में अलग समूह की मान्यता मांगी। इसके बाद टीएमसी ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की और यहीं से शुरू हुई अयोग्यता की कानूनी लड़ाई। टीएमसी के मुताबिक 20 सांसद पार्टी से अलग होकर एनसीपीआई के साथ चले गए और लोकसभा में अलग समूह की मान्यता की मांग की।
इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने 18 जून को इन सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए अलग अलग याचिकाएं दाखिल की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने 25 अगस्त को सभी 20 सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब लोकसभा सचिवालय ने भी 20 सांसदों को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। फिलहाल 20 सांसदों के सामने पहला पड़ाव है 7 दिन के भीतर लोकसभा सचिवालय को अपना जवाब देना। इसके बाद उनके जवाब और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी समयबद्ध कार्रवाई की जरूरत पर जोर दे चुका है। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि 20 सांसद क्या जवाब देते हैं और उनके जवाब के बाद लोकसभा स्पीकर का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इन सांसदों की सदस्यता पर फैसला होना बाकी है। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। केवाईसी अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों के लिए अपना दरवाजा खोलना। रुको, चेक किया लिंक सिक्योर है? सेंडर आपका बैंक है? फर्जी केवाईसी अपडेट लिंक से बचिए। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब खबर मदरसों में हुई अनियमितता की जांच की है। यूपी सरकार ने 1100 करोड़ के मदरसों के घोटाले की जांच का आदेश दिया है। सरकार ने यूपी पुलिस के भ्रष्टाचार निवारण संगठन को मामले की जांच सौंपी है। देखिए रिपोर्ट। जो लोग कुरान और हदीस की बात करते हैं और अपने आप को मुस्लिम रहनुमा साबित करते हैं, ये मदरसे के मोहतमिम हजरात, प्रबंधक, वही लोग करप्शन में लिप्त हैं। यूपी के 558 अनुदानित मदरसे अब जांच के घेरे में हैं। करीब 1100 करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं की शिकायत के बाद योगी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यूपी पुलिस के भ्रष्टाचार निवारण संगठन को जांच सौंप दी है। जांच टीम मदरसों से जुड़े दस्तावेजों और शिकायतों की पड़ताल कर रही है। वहीं सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और मदरसों की जाँच का समर्थन किया है। मौलाना ने कहा है कि लेकिन अगर मदरसे के प्रबंधन में भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध नियुक्तियां हुई हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने 1100 करोड़ के मदरसों के घोटाले की जांच के लिए आदेश दिया है। यह आदेश बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। घोटाले हुए हैं, निर्माण में भी, मानदेय में, मिड डे मील में, छात्रवृत्ति में और नियुक्तियों में तो लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। एक एक टीचर की तकर्री के लिए 20-20, 25-25 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। कुरान और हदीस में है कि रिश्वत लेना हराम और देना भी हराम है और नाजायज है। फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम शुरुआती जांच में दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। जांच में यदि अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार के इस कदम के बाद अब जांच की रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। देखिए, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिसाब पर दिए गए फैसले पर सियासी बहस तेज हो गई है। कोर्ट के बयान से एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने कड़ा विरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को बड़ा चैलेंज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिसाब पर दिए फैसले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान ने सियासी तापमान बढ़ाने का काम किया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग को मंगलवार को खारिज कर दिया था, जिस पर असहमति जताते हुए ओवैसी ने ये बयान दिया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्हें बड़ा चैलेंज दे दिया। ओवैसी अपने आप को समझते क्या है यही समझ में नहीं। अगर उनके मन लायक सुप्रीम कोर्ट दे दे, हाई कोर्ट दे दे तो वो ठीक, नहीं हो
तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का विरोध करेंगे। ओवैसी जी, अगर आप शरिया कानून को ही महत्व देते हो तो पूरे देश के मुसलमान कह दें चोरी के केस में इस्लाम कहता हाथ काट देना, तो हाथ कटवा, उस समय तो आईपीसी धारा को आप यूज करते हो, इस समय तुमको बुरा लग रहा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए तय ड्रेस कोड का पालन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। लेकिन ओवैसी का दावा है कि ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 के अनुरूप नहीं है। वहीं बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कहा कि हिजाब और स्कूल का ड्रेस कोड दोनों अलग अलग विषय है। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूँ, इससे एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। होते कौन है इस्लाम के सेंचुअलिटी को डिसाइड करने वाले? हिजाब और स्कूल का यूनिफॉर्म, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसी पक्षमंजर में देखना चाहिए कि स्कूल के दायरे में जो चार दीवारी है उसका यूनिफॉर्म एक अलग होता है और मुस्लिम महिलाएं वो शरीयत पर अमल करते हुए हिजाब पहनती हैं, पर्दे में रहती हैं। ये इन दोनों को एक तरह का एक साथ में शामिल नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म जो स्कूल का है वो स्कूल के दर, यानी अदालत के इस फैसले ने ड्रेस कोड और किसी शख्स के धार्मिक परंपराओं का पालन करने और उन्हें जताने के अधिकार को लेकर बहस छेड़ दी है। अगली खबर यूपी की मजबूत होती शिक्षा व्यवस्था की, जहां योगी सरकार ने प्रदेश के 3126 स्कूलों के निर्माण, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए करीब 604 करोड़ रुपए का जो बजट है वो मंजूर किया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के परिषदीय स्कूलों की तस्वीर अब बदलने वाली है। सरकार ने प्रदेश के 3126 स्कूलों के निर्माण, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए करीब 604 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। यानी अब कहीं जर्जर भवनों की मरम्मत होगी तो कहीं पुराने भवन को गिराकर उसकी जगह नया स्कूल भवन तैयार किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि कितने स्कूलों को इसका फायदा पहुंचेगा, नए भवनों में क्या क्या सुविधाएं होंगी और सरकार निर्माण की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करेगी। आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की कुल 3126 जर्जर परिषदीय और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पूरी तरह पुनर्निर्माण और मरम्मत का फैसला लिया है। इस पूरी कायाकल्प योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने कुल 604 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट मंजूर किया है। इसका उद्देश्य बच्चों को जर्जर और असुरक्षित भवनों से निकालकर एक आधुनिक और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल देना है। बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना किसी देरी के निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कुल बजट की 50% राशि यानी कि 302.23 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी भी कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के 2243 प्राथमिक विद्यालयों की जर्जर इमारतों को ठीक करने के लिए 344.52 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। प्रदेश के 883 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की नए बिल्डिंग्स के निर्माण पर 259.95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक नए प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 नए क्लासरूम और एक ऑफिस रूम, बरामदा और दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप बनाया जाएगा। प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्कूल की नई बिल्डिंग में आधुनिक सुविधाओं के साथ 4 नए क्लासरूम और शिक्षकों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। निर्माण कार्य में पारदर्शिता रखने और देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Thank you.